आगे बढ़ते हैं और डिटेल में मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर की बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? काफ़ी रेजिलियंस रही पिछले कुछ महीनों में, मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा, चाहे वो अर्निंग्स का प्रॉब्लम रही हो या उसके बाद टैरिफ वॉर, उसके बाद इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इन सब के बावजूद मार्केट अब 25,000 पर वापस। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? हाय, गुड मॉर्निंग अनुज। यस, लास्ट कुछ 7-8 महीने बड़े अजीब से रिकॉर्ड्स बने। पहले अक्टूबर से फेब 5 लगातार महीने हमने करेक्शन देखी। एंड डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज, जैसे आपने कहा, टैरिफ वॉर और देन टेरर अटैक्स इन इंडिया और फिर मिलिट्री एस्केलेशन, उसके बावजूद मार्केट स्टेबलाइज हो रहे हैं। उसका कारण यही भी है कि जो स्लो डाउन थे इंडियन इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो काफ़ी हद तक टर्न अराउंड कर रहे हैं। मैक्रो नंबर्स इंप्रूव कर रहे हैं। इस बार के Q4 रिजल्ट्स स्लाइटली अबव एस्टिमेट्स हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में भी नंबर्स बेटर आते दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो ओवरऑल मैक्रो नंबर्स इंप्रूव होने से बोथ ऑन द ग्रोथ साइड और मैक्रो बैलेंस शीट साइड में उससे भी काफ़ी फिलअप मिलता है मार्केट्स को। साथ ही लास्ट 8 महीने मार्केट्स वॉलेटाइल होने की वजह से कुछ हद तक प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दोनों हुआ, और जिसके वजह से वैल्यूएशंस थोड़े बेटर हुए हैं। ये नहीं कहूंगा बहुत सस्ते हो गए, बट यस, पीक से तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो सारे कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करते हुए ये मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। एंड आगे आने वाले समय में अपवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से बोथ एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ इंडिया और साथ ही साथ ग्लोबल स्लोडाउन के समय में जब इंडिया की ग्रोथ रेट हायर आएगी तो इंडिया की तरफ अट्रैक्शन भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके। तो यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स आप कहाँ पर पॉजिटिव हैं? पिछले कुछ हफ्तों में हमने ग्लोबल थीम्स में जैसे बड़ा मूव देखा, आईटी में, मेटल्स में, केमिकल्स में। आज थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, खासतौर से आईटी में। यहाँ सेक्टोरली आप कहाँ पर बुलिश हैं? सेक्टोरली जिस सेगमेंट्स में ग्रोथ आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ हमारा झुकाव ज़्यादा रहता है। तो जहाँ तक ग्लोबल थीम्स के सवाल हैं, आईटी और फार्मा में ग्रोथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं। आईटी में प्रिडोमिनेटली रेवेन्यूज यूएस से आती है, और यूएस में जहाँ स्लोडाउन के भी इश्यूज हैं, साथ साथ में एआई के वजह से मार्जिन्स के भी इश्यूज हैं और साथ में ऑर्डर्स के भी इश्यूज हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी डाउटफुल से लगती है या थोड़ी सबड्यूड नजर आती है, जिसकी वजह से आईटी एज अ सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव नहीं है। बट सिलेक्टिवली कुछ मिड कैप कंपनीज ऐसी हैं आईटी में जो अपने आप में अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं, तो सिलेक्टिवली पॉजिटिव, लेकिन सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं। फार्मा भी सिमिलर इश्यूज हैं, जो यूएस बेस्ड और यूएस रेवेन्यू बेस्ड पे डिपेंड करते हैं, उन फार्मा पे पॉजिटिव नहीं है। बट डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स, इस सेगमेंट पे पॉजिटिव है। केमिकल्स डेफिनेटली टर्न अराउंड कर रहे हैं, इनिशियल साइंस नजर आ रहे हैं। एक आध क्वार्टर और वेट करना होगा ताकि इनकी कमेंट्री और बेटर हो सके, उन्हें भी विजिबिलिटी नजर आए। स्कोप अच्छा है। लास्ट फ्यू इयर्स अच्छे नहीं रहे थे केमिकल सेक्टर्स के लिए, टर्न अराउंड का समय हो सकता है। बट जब जो सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हमें नजर आती है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेज हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्लेज राइट फ्रॉम होटल्स, एयरलाइंस, साथ ही साथ रिटेल एंड इनफैक्ट फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। सो दिस सेगमेंट्स में ज़्यादा पॉजिटिव व्यू। आलोक जी, नमस्कार। आपने पहले प्रश्न के उत्तर में इतने सेक्टर्स को लपेट दिया कि अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि पूछूं कौन सा, लेकिन फिर भी आता हूं। सिंस आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था वो एनबीएफसीज पे था और ये इस फाइनेंस स्पेस पे था, मैं आता हूं एक एक करके अब सेक्टर्स को पकड़ के चलता हूं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं इस केमिकल बास्केट में। केमिकल बास्केट इस क्वार्टरली प्राइस परफॉर्मेंस पर अगर आप देखें तो अच्छी रही इस प्राइस परफॉर्मेंस। कहीं पे ऑल टाइम हाइक लग रहे हैं, कहीं लोअर लेवल से रिवर्सल आ रहे हैं। केमिकल एज होल, या फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थीम, एग्रोकेमिकल्स, या फिर कोई ऐसी थीम पे फोकस करना चाहेंगे आप सर्टेन स्टॉक्स पे? केमिकल्स के अंदर में अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं तो एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स थोड़े बेटर ऑफ हैं दैन कमोडिटी केमिकल्स, क्योंकि उन दोनों में, पहले दोनों में मार्जिन्स थोड़े बेटर रहते हैं। टिपिकली होता ये था कि इस साइकिल में जब साइकिल बहुत ऊपर की रहती है तब जाके कैपेक्स अनाउंस होते हैं, और जब कैपेक्स हो रहा हो उस वक्त अगर साइकिल में स्लो डाउन आ जाए तो कुछ साल का टफ पीरियड निकलता है। यही लास्ट फ्यू इयर्स टफ रहे केमिकल सेक्टर के लिए। अब धीरे धीरे रिजल्ट्स में नजर आ रहा है दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है। साथ ही यूएस
के टैरिफ इंक्लूजन के बाद, स्पेशली बिटवीन यूएस एंड चाइना, थोड़ी उम्मीदें बनती है कि शायद चाइना +1 और इंडिया की तरफ में भी थोड़े प्रोडक्शन आ जाए। वो नंबर्स अभी तक आए नहीं हैं, एक्सपेक्टेशंस जरूर हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट प्लस एट द सेम टाइम यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आने की संभावनाएं इस सेगमेंट को और अट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन हमें 1 या 2 क्वार्टर और देखना होगा कि ये ऑर्डर्स इनमें आते हैं या नहीं। आलोक जी, आप इस वक्त पीएसयू बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि एसबीआई के नंबर्स के बाद इस बार थोड़ा सा एसबीआई ये पीएसयू बैंक्स जो थे वो ठंडे पड़ गए थे, बट फ्यू पॉकेट्स विद इन बैंक्स, आई मीन पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर किए, स्टिल मोमेंटम काफ़ी हाई है। बट एक धारणा सी बन गई थी कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक की उस एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आप पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के बीच में जो डिफरेंशियल है उसको प्ले करिए, उसको चेस करिए, बट वो बहुत सक्सेसफुल थीम नहीं रही। इक्का दुक्का स्टॉक्स तो चले, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एज अ होल। पीएसयू बैंक्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस वक्त? मेरा जनरल मानना है कि जब कोई थीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हो, तब आप उसमें सेकंड रंग क्वालिटी जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी पैसे बन जाते हैं, रिटर्न्स आ जाते हैं। एज ऑफ नाउ हम जिस साइकिल में हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कट की बात हो रही है। इंटरेस्ट रेट कट होते वक्त में लेंडिंग फंक्शन में एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा होता है बजाय कि बैंक्स को। तो बैंक्स के लिए कोई बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम है नहीं। विद इन दैट जो टॉप क्वालिटी नेम्स होते हैं वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। तो जबकि आपका अंडरलाइंग थीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ऐसे में टॉप क्वालिटी टॉप ग्रोथ कंपनीज पे स्टिक करना मच बेटर है। तो जब तक हम रेट कट के साइकिल पे हैं या फिर जब तक कैपेक्स बहुत जोर से रिवाइव ना हो, तब तक लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर बेटर देन पीएसयू बैंक्स। ओके। आलोक जी, एक स्पेस जो आपने अभी जिक्र की पासिंग में, फूड डिलीवरी, यहाँ पर लेकिन या क्यूएसआर स्पेस भी इसमें इंक्लूडेड होगी मान लीजिए, लेकिन ये जो स्पेस है इसमें काफ़ी कंपटीशन है। अभी जेप्टो को भी अच्छी फंडिंग मिली है काफ़ी, और स्विगी के नंबर्स बहुत ही ख़राब, पिछले 2 क्वार्टर से हज़ार करोड़ का लॉस आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनियाँ सरवाइव कर पाएंगी, थ्राइव कर पाएंगी, और इसमें सेलेक्टिव होंगे या अक्रॉस द बोर्ड बाइंग होगी? बड़ा अच्छा सेगमेंट है अनुज। देखिए, 3 से कंपनीज लिस्टेड हैं इनमें, एंड फूड डिलीवरी के साथ साथ में काफी हद तक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं जो स्पेशली इनके क्विक कॉमर्स सेगमेंट में आता है। साल दर साल हमने देखा दैट मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी एफएमसीजी में, उन्हीं के पास सारे मार्जिन रह जाते थे। बिग होलसेलर्स, रिटेलर्स और स्टॉकिस्ट, उनके पास मार्जिन या बार्गेनिंग पावर उतनी हाई नहीं थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये लार्ज स्केल नेशन वाइड जैसे क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म आने से काफी हद तक मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स के मार्जिन शिफ्ट होके डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं। लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जहां विनर टेक्स इट ऑल जैसा हाल होता है, जहां विनर की इंपॉर्टेंस होती है। राइट नाउ, जैसा आपने राइटली पॉइंट किया कि जो क्विक डिलीवरी क्विक कॉमर्स है उसमें ये कंपनियां लॉस कर रही हैं। सारे के सारे सक्सेसफुल होना मुश्किल है, हालांकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। बट जो इनमें से बेटर एग्जीक्यूट कर पाए, जो इनमें से ज़्यादा फास्ट प्रॉफिटेबल हो पाए, वो सेगमेंट में रनवे बहुत स्ट्रांग है। तो राइट फ्रॉम फूड डिलीवरी से लेके एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन तक इनको देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, बट देखना ये है कि इसमें सर्वाइव और थ्राइव ज़्यादा कौन करता है। अभी आपने कहा था कि सेलेक्टिव होंगे आप, तो इसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे आज सीडीएमओ और एपीआई वाली कंपनियां अच्छी चल रही हैं, कोई पर्टिकुलर थीम्स विद इन फार्मा जहां पर आप बुलिश होंगे? आई एम श्योर कि स्टॉक्स तो उसके बाद हम ढूंढ लेंगे, लेकिन थीम्स विद इन फार्मा। फार्मा में प्रेडोमिनेंटली जो हमारे इंडाइसेस के स्टॉक्स भी होते हैं, प्राइमरली वो स्टॉक्स होते हैं जो यूएस जेनेरिक फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं। एंड वहां पे आके हालांकि एक डर जरूर था कि शायद प्राइस कट्स जो यूएस में अनाउंस कर रहे हैं उसमें इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ रियल प्राइसिंग पावर या जहाँ रियल ग्रोथ है, वो कुछ हद तक सिलेक्ट एपीआई फॉर्मुलेशंस सीडीएमओ स्पेसेस में है। और काफी हद तक अगर डोमेस्टिक फार्मा में आए, हेल्थ केयर के साइड में मैं जुड़ जाऊँ साथ में इसमें, तो डोमेस्टिक हॉस्पिटल सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ है। एंड हम देख रहे हैं दैट वहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है। आने वाले 3 सालों में ओवरऑल इंडिया की हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी नियरली 40% से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले है, और साथ साथ में अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा है।
अच्छा, अच्छे मानसून की अगर आप देखें पॉसिबिलिटीज़ के बीच में प्री मानसून शावर्स तो बहुत अच्छे हैं आलोक जी। आप अब इस वक्त इस प्राइस पे, क्योंकि इंडिविजुअल पॉकेट्स विद इन एफएमसीजी बहुत अच्छा कर रही हैं, फॉर इंस्टेंस मैरिको पोस्ट देयर क्वार्टरली नंबर्स, पोस्ट देयर क्वार्टरली अपडेट्स एज वेल, अच्छा कर रहा था। टाटा कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, ब्रिटानिया इज डूइंग वेल। आप एफएमसीजी पे क्या कॉल ले रहे हैं इस वक्त? एफएमसीजी पे ब्रॉड कॉल थोड़ा नेगेटिव है। प्राइमरी अगर मैं पूरे सेगमेंट को देखूं तो ब्रॉडली ये सेक्टर कुछ 40-50 टाइम्स पे ट्रेड करती है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ बहुत हद तक मिसिंग है। ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट जैसे अर्निंग्स ग्रोथ है सेगमेंट में। आपने जैसे कहा कि मॉनसून बेटर होने से शायद रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हो जाए और शायद इनमें अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी इंप्रूव हो जाए। बट क्या है कि 9-10% या 8-9% ग्रोथ से अगर 10-11% ग्रोथ भी आए तो उसके लिए 40-50 टाइम्स की वैल्यूएशन की वजह से अपसाइड काफी हद तक लिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए इसमें काफी सिलेक्टिवली होके ही स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ काफी बेटर है। अगर हम इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स देखें तो लगभग 12% की अर्निंग्स ग्रोथ पूरे क्वार्टर में आ चुकी है। तो आपके उस सेगमेंट में अगर बिलो द मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो मार्केट से डबल वैल्यूएशन लेने से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं बनता। अच्छा, ये एक लास्ट स्पेस और पूछूंगा आपसे यहाँ पर। इंश्योरेंस स्पेस, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मैंने इंश्योरेंस स्टॉक्स में पहले कभी कम देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक तो रहता था लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहता था। HDFC लाइफ, SBI लाइफ बोथ एट करियर हाई। अभी आपका इंश्योरेंस स्पेस पे व्यू क्या सर? इंश्योरेंस पे एक तो काफी हद तक रेगुलेशन हैवी सेक्टर है। काफी बार कुछ रेगुलेशंस आते हैं जिसपे इम्पैक्ट काफी सीवियर हो सकता है। इंडिया को कहते हैं कि अंडर पेनिट्रेटेड तो नहीं है, अंडर इंश्योर्ड है। मतलब इंश्योरेंस जो पर पर्सन लेते हैं वो वैल्यू कम है, स्कोप काफी ज्यादा है सेगमेंट में, वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इंश्योरेंस में वो बेटर प्लेस्ड है हायर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, हायर मार्जिन्स के लिए, हायर कैपिटल एफिशिएंसी के लिए। तो बजाय इसके कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाऊं, वेदर वो लाइफ हो या नॉन लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वुड बी बेटर प्लेस्ड। चलिए अब इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ ख़त्म करेंगे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे